कुछ मालूमात खरीदनी थी, कितनी रकम भिजवा दूं? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। पहले बताओ कि ये मालूमात किस सिलसिले की है ताकि मैं मुआवजा बता सकूं। रजमंड ने हालिस कारोबारी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। फनलैंड की सरकारी खुफिया एजेंसी ब्लैक टॉप के बारे में इमरान ने कहा, ओ सॉरी प्रिंस, इस बारे में मुझे तफसीली मालूमात हासिल नहीं है। दरअसल कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रजमंड ने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, ज़्यादा तफसीली मालूमात नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पूछना है कि उस एजेंसी में कोई औरत मारिया और कोई मर्द एंडरसन भी काम करते हैं या नहीं, और अस्टेन नाम के किसी मर्द या औरत जिसका भी नाम है उसका इस एजेंसी से क्या ताल्लुक है, और ये भी कि उस एजेंसी ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल किया है या नहीं। इमरान ने कहा, मालूम कराना पड़ेगा, फौरी तौर पर कुछ नहीं बता सकता। रजमंड ने जवाब दिया। कितनी देर लगेगी? इमरान ने पूछा। 2-4 दिन तो लग जाएंगे, रजमंड ने जवाब दिया। अरे नहीं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दे सकता हूँ। मुआवजा तुम जितना चाहो, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। इमरान ने कहा, 2 घंटे फिर तो डबल मुआवजा होगा, मुझे ज़्यादा रकम खर्च करना होगी। और ओके, तुम $20,000 दो तो मैं मालूमात भिजवा सकता हूँ। रजमंड ने कहा, ठीक है, मालूमात के साथ ही अपना बैंक और अकाउंट रकम बता देना, तुम्हारे अकाउंट में वो रकम पहुँच जाएगी। मुझे तुम पर एतमाद है, तुमने पहले भी रकम भिजवा दी थी, और अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं 2 घंटे के अंदर कॉल करूँगा। रजमंड ने कहा, मैं खुद ही 2 घंटे बाद फ़ोन कर लूँगा, इसी नंबर पर कोई और नंबर तो नहीं है? इमरान ने पूछा, नहीं, यही नंबर है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। चलो आगे बढ़ने के लिए कोई क्लू तो मिला, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। क्या बात है, क्या ना बोलने की कसम खा रखी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। मैंने समझा कि इस मुहावरे पर अमल कर रहे हो कि बोलने से असलियत सामने आ जाती है, इसलिए खामोशी में ही भरम होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो इस बार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपके लिए चाय बना लाऊं? ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए पूछा। देखा, बोलते ही असलियत सामने आ गई, वरना जब तक खामोश थे वाकई सीक्रेट सर्विस के चीफ लग रहे थे। इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो हंसता हुआ कुर्सी से उठा और एक साइड पर बने हुए किचन की तरफ बढ़ गया। फिर 2 घंटे उन्होंने चाय पीने और बातें करने में गुजार दिए। 2 घंटे बाद इमरान ने दोबारा ग्रेट रजमंड को फ़ोन किया। हेलो प्रिंस, मैंने तवक्का से ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली हैं। दूसरी तरफ से रजमंड ने उसी तरह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, आहर ग्रेट रजमंड, तुम्हें वैसे तो नहीं कहा जाता। इमरान ने कहा, और इस बार रजमंड हंस पड़ा। सिर्फ तारीफ नहीं चलेगी प्रिंस, रकम भिजवानी होगी। रजमंड ने हंसते हुए कहा, वो तो समझो पहुंच भी गई। फनलैंड की दारुल हुकूमत में ब्लिंकी की हदूद में दाखिल होने वाली होगी, इमरान ने कह दिया, और रजमंड एक बार फिर हंस पड़ा। सुनो प्रिंस, ब्लैक टॉप में 8 सेक्शंस हैं, इनमें एक सेक्शन की इंचार्ज मारिया नामी एक लड़की है, एंडरसन उसका मातहत भी है और बॉयफ्रेंड भी। इंतहाई हद तक खतरनाक, ज़हीन, जालिम, सफ़ा, खूबसूरत और जवान लड़की है ये मारिया। पिछले दिनों ब्लिंकी में नजर नहीं आई, लेकिन मालूम नहीं हो सका कि किधर गई थी, या ये भी हो सकता है कि पब्लिक में गई हो, और ऑस्टिन ब्लैक टॉप का चीफ है। क्या इस कदर मालूमात काफ़ी हैं? ग्रेट रजमंड ने पूछा। ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर का पता और उस मारिया और एंडरसन के पते? इमरान ने पूछा। सॉरी प्रिंस, ये हेडक्वार्टर खुफिया है, किसी को इसका इल्म नहीं। बाकी रहे मारिया और एंडरसन के ज़ाती पते, तो उनका भी इल्म नहीं है। अलबत्ता इतना मालूम हो गया है कि अगर ये लोग ब्लिंकी में हों तो अक्सर यहाँ के मशहूर क्लब ब्लू लाइट में आते रहते हैं। ये उनकी पसंदीदा जगह है, बस इससे ज़्यादा मालूमात भी नहीं और मालूम हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश की तो मुझ पर सरकारी इताब भी नाजिल हो सकता है, और अब मैं काफ़ी बुरा हो गया हूँ, ग्रेट रजमंड ने कहा। ओके रजमंड, अब अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक बता दो ताकि तुम्हारी पेंशन वहाँ दाखिल कराई जा सके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। रजमंड ने हंसते हुए उसे बैंक अकाउंट नंबर बताया और बैंक के बारे में भी बता दिया। ओके, अब बेफिक्र हो जाओ, रकम पहुंच जाएगी, शुक्रिया, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर उसने साइड पर रखा हुआ पैड घसीटा और उस पर बैंक का नाम और अकाउंट नंबर लिखकर उसने ब्लैक ज़ीरो की तरफ बढ़ा दिया। रकम भिजवा दो, काफ़ी अहम मालूमात मिल गई हैं, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने असबात में सर हिला दिया। अब आपका क्या प्रोग्राम है? आप फनलैंड जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। जाहिर है जाना ही पड़ेगा, वरना फनलैंड वालों ने माइंड के साथ साथ अगर वानिश भी कंट्रोल कर ली तो हम दानिश मंजिल की बजाय इस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां दानिश की बेहद ज़रूरत रहती है, इमरान ने कहा, और ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। मारिया और एंडरसन एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। उन दोनों के चेहरों पर एक्रीमियन मेकअप था और उनके कागजात भी एक्रीमियन ही थे। होटल शान ले चलो, मारिया ने टैक्सी में बैठते हुए कहा, और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। बड़ा खूबसूरत मुल्क है जूली, मैं तो समझा था कि कोई पसमानदा सा मुल्क होगा। साथ बैठे हुए एंडरसन ने टैक्सी ड्राइवर को सुनाने के लिए कहा। यस फ्रैंक, मैं भी यही समझी थी, मारिया ने जवाब देते हुए कहा, और थोड़ी देर बाद वो होटल शान के एक कमरे में मौजूद थे। दोनों ने अलग-अलग कमरे बुक कराए थे।
लेकिन एंडरसन अपने कमरे में जाने की बजाय मारिया के कमरे में ही आ गया था। हाँ मारिया, आइंदा का क्या प्रोग्राम बनाया है तुमने? एंडरसन ने मुस्कुराते हुए कहा। मारिया नहीं, जूली कहो फ्रैंक, तुम्हें मालूम तो है कि चीफ ने क्या हिदायत दी है? मारिया ने होंठ सकेड़ते हुए कहा। ओह सॉरी जूली, आइंदा ख्याल रखूंगा, एंडरसन ने फौरन माजरत करते हुए कहा और मारिया मुस्कुरा दी। कहीं ऐसा ना हो कि उस लेबॉर्ट्री की बाकायदा निगरानी की जा रही हो। जाहिर है अब हम वहाँ किसी भी रूप में जाएं, बहरहाल अजनबी ही होंगे, फ्रैंक ने कहा। हाँ बकौल बॉस के हमारे जाने के बाद इमरान सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ वहाँ गया था और इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और इंतहाई खतरनाक तरीन एजेंट है। इसीलिए तो हमने मेकअप, नाम, कोमेट सब कुछ तब्दील किया है। मारिया ने सर हिलाते हुए कहा। आहर यहाँ आने से पहले तुमने कोई मंसूबा बंदी तो की होगी, एंडरसन ने कहा। हाँ एक साका ज़रूर मेरे जहन में है। मेरा ख्याल है कि अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस के उस सुपरिटेंडेंट फयाज को टटोला जाए तो उससे मालूमात मिल सकती हैं कि क्या वहाँ निगरानी हो रही है या नहीं। जाहिर है सीक्रेट सर्विस तो वहाँ निगरानी नहीं करा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस ही निगरानी कर रही होगी, मारिया ने कहा। लेकिन बॉस ने बताया है कि इमरान और फयाज दोनों गहरे दोस्त हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये बात इमरान को बता दे और इमरान किसी भूत की तरह हमारे पीछे पड़ जाए, एंडरसन ने कहा। अरे नहीं, उसका भी मैंने पहले से इंतज़ाम कर लिया है। मैंने क्रीमिया के ग्रेट टाइम्स जैसे मशहूर अखबार की चीफ क्राइमर रिपोर्ट का असल कार्ड बनवा लिया है और इस बात के भी इंतजामात हो चुके हैं कि अगर इंटेलिजेंस वहाँ चेक करे तो उन्हें भी बताया जा सके कि जूली वाकई ग्रेट टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर है और तुम मेरे दोस्त हो। इस तरह उसे किसी किस्म का शक ना पड़ सकेगा, मारिया ने कहा। इसका मतलब है कि हम दोनों इकट्ठे जाकर उस फयाज से मिलेंगे, एंडरसन ने कहा। पहले मैं अकेले मिलूंगी उस फयाज से ताकि उसकी फितरत का अंदाज़ा कर सकूं, उसके बाद जैसे भी सूरत हाल होगी वैसे हम आगे बढ़ेंगे, मारिया ने कहा और टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो होटल एक्सचेंज, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज साहब से बात कराओ, मारिया ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस फयाज बोल रहा हूँ, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। बोलने वाले के लहजे में बेहद बेपनाह तहकुमारापन था। सुपरिटेंडेंट फयाज साहब, मैं जूली बोल रही हूँ होटल शान से। एक्रीमिया के ग्रेट टाइम्स की चीफ क्राइम रिपोर्टर। आपकी कारकर्दगी की धूम तो एक्रीमिया में बहुत फैली हुई है। मैं एक ज़ाती काम से पाकिस्तान आई थी, मैंने सोचा कि आपसे भी मुलाकात हो जाए, मारिया ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। ओह शुक्रिया शुक्रिया मिस जूली, आप इतनी दूर से आई हैं तो मुझे आपसे मिलकर बेहद मुसर्रत होगी। दूसरी तरफ से सुपरिटेंडेंट फयाज की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अब उसकी आवाज़ में घन घरज और तहकुमारापन मफकूद था और उसका ये लहजा सुनकर मारिया की आंखों में यकलख चमक सी उभर आई थी। मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ कमरे में, अगर आप खुद तशरीफ़ ला सकें तो मुझे बेहद मुसर्रत होगी। मुझे आप जैसे बड़े आदमी की कंपनी करके बेपनाह खुशी हासिल होगी, लेकिन अगर आप मसरूफ़ हों तो फिर मैं आपके दफ्तर में आ जाऊँ। मारिया का लहजा और ज़्यादा लाड भरा हो गया। ओह मैं खुद हाजिर हो जाता हूँ, आप क्यों तकल्लुफ़ करेंगी, आप तो हमारी मेहमान हैं। क्या नंबर है कमरे का? दूसरी तरफ से फयाज की मुसरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी और मारिया ने उसे कमरा नंबर और फ्लोर बता दिया। मैं 10 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ, फयाज ने कहा और मारिया ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। मैं 10 मिनट में हाजिर हो रहा हूँ, फयाज ने कहा और मारिया ने कहा ओके ठीक है, तशरीफ़ ले आएँ। ये तो बिल्कुल ही घामड़ आदमी है, न जाने उसकी इस खतरनाक एजेंट इमरान से कैसे दोस्ती हो गई, मारिया ने रिसीवर रखकर हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसे लोग जहनी तौर पर इंतहाई खतरनाक होते हैं जूली, एंडरसन ने कहा। हाँ खतरनाक, तुम देखना मैं उसको कैसे शीशे में उतारती हूँ। तुम बहरहाल अपने कमरे में जाओ, वो किसी भी लम्हे पहुँच सकता है, मारिया ने कहा और एंडरसन सर हिलाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मारिया उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके जिस्म पर मिनी स्कर्ट थी और वो इत्मीनान से चलती हुई कुर्सी की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कौन है? मारिया ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा। सुपरिटेंडेंट फयाज। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। ओह अच्छा, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। आइए सुपरिटेंडेंट साहब, मैं तो बड़ी शिद्दत से आपकी मुंतज़िर थी, मारिया ने एक तरफ हटते हुए कहा। शुक्रिया, फयाज ने होंठ काटते हुए कहा। उसकी नज़रें मारिया के खूबसूरत जिस्म पर ऐसे चिपकी हुई थी जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है और आंखों में महसूस चमक उभर आई थी। जहाँ की इंटेलिजेंस तो इंतहाई बाज़ोक वाक़या हुई है कि आप जैसा वजीहा और स्मार्ट आदमी सुपरिटेंडेंट है, वरना वहाँ एक्रीमिया में तो इंतहाई भद्दे, मोटे और बदसूरत लोग होते हैं इंटेलिजेंस में। मारिया ने दरवाज़ा बंद करके इंतहाई शेरी लहजे में कहा। शुक्रिया, आप भी तो मलका हुसन है, मैं तो यही समझा था कि कोई सूखी सड़ी सी औरत होगी, मगर आपको देखकर तो हैरत होती है कि सहावत जैसे खुश्क फील्ड में आप जैसी जवान, खूबसूरत और स्मार्ट लड़की किस तरह काम कर सकती है। फयाज ने मुकम्मल तौर पर रेशा हतमी होते हुए बोला।
तारीफ का शुक्रिया। जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ और आपकी नजरें इनायत रही तो जो हिदमत मुझसे हो सकेगा ज़रूर करूँगी, मारिया ने और ज़्यादा खुलकर बात करते हुए कहा। फ़याज़ की बातें चिरकर गर्दन की पुश्त तक चली गईं। वो इस बात को देख रहा था जैसे कदीम ज़माने का कोई पुजारी मुकद्दस देवी को देखता है। आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे? मारिया ने सामने कुर्सी पर बड़ी अदा से बैठते हुए कहा। अरे ये क्या तकल्लुफ़ात है, मुझे ऐसे तकल्लुफ़ात से उलझन होती है, फ़याज़ ने बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। तो मारिया ने भी बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हंस पड़ी। मैं खुद तकल्लुफ़ात की कायल नहीं हूँ, मगर तुम चूँकि बड़े अफसर हो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं नाराज़ ना हो जाओ, मारिया ने इस बार इंतहाई बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। अरे अफसर हूँगा दूसरों के लिए, तुम्हारा तो खादिम हूँ जूली। तुमने न जाने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है कि जी चाहता है कि साथ लेकर दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में चला जाऊँ जहाँ कोई तीसरा आदमी पहुँच ही ना सके, फ़याज़ ने कहा। और मारिया मुस्कुरा दी। तुम कौन सी शराब पीना पसंद करते हो? मारिया ने पूछा। मैं शराब नहीं पीता, वैसे भी तुम्हारी मौजूदगी में शराब की ज़रूरत ही नहीं है, तुम खुद मुजस्सिमा शराब हो, फ़याज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। तारीफ का शुक्रिया, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गलत तारीफ तो नहीं कर रहा, तुम वाकई ऐसे ही हो। कितने दिन रहोगी यहाँ? फ़याज़ ने पूछा। जितने दिन तुम कहो, बस थोड़ा सा अपना फ़र्ज सर अंजाम दे लूँ, फिर जितने दिन तुम कहो मैं यहाँ रहने पर तैयार हूँ। मैंने सुना है कि सरदार शेर ज़ुमान कोई जागीरदार और साइंसदान हलाक हो गया है, मारिया ने बड़े मीठे लहजे में कहा। लानत भेजो उस पर, इन लम्हात में क्या जिक्र लेकर बैठी हो? फ़याज़ ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। अगर तुमने ना बताया तो मैं फ़ौरन चली जाऊंगी, मारिया ने इस बार रूठते हुए लहजे में कहा। अरे अरे रूठो मत, मैं बता देता हूँ। हाँ वो मर गया है। फ़याज़ मारिया के चले जाने का सुनकर सख्त परेशान हो गया था। क्या हुआ था, पूरी तफसील बताओ ताकि जल्दी काम निमट हो जाए, फिर हम तफरीह करेंगे, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और फ़याज़ ने उसे बताना शुरू कर दिया कि किस तरह वो दिलावरगढ़ गया और वहाँ क्या क्या होता रहा। ये इमरान कौन है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मारिया ने मुंह बनाते हुए कहा। एक दोस्त है, उस बेचारे को शौक है जासूसी करने का, बस साथ चिमट जाता है। बस अब तो मैंने बता दिया है, अब तुम्हें तो कोई गिला नहीं है, फ़याज़ ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या अब भी वहाँ तुम्हारी एजेंसी पहरा दे रही है? मारिया ने पूछा। अरे नहीं, क्या ज़रूरत है, ये हमारी लाइन का काम नहीं है, पुलिस का काम है, मगर चीफ ने रिश्तेदारी की वजह से मुझे वहाँ भेज दिया था, फ़याज़ ने कहा। वो इमरान या उसके साथी तो वहाँ नहीं होंगे? मारिया ने पूछा। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ, मुझे देहाती फ़िज़ा बहुत पसंद है और फिर हम रात वहाँ बड़ी आज़ादी से गुजारेंगे। इन होटलों कमरों में बंद रहने से मुझे वहशत होती है, मारिया ने कहा। इस वक्त वहाँ? मगर तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, क्या ज़रूरत है? फ़याज़ ने चौंक कर पूछा। बस सिर्फ अपनी आंखों से उस लिबार्ट्री को देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन तुम जैसा बड़ा अफसर साथ हो तभी लुत्फ़ ही कुछ और होता है। चलो ना मेरे साथ, बस हम इंजॉय करेंगे, के बाद हम वापस आ जाएंगे, फिर फारिग, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही होगा, मारिया ने इंतहाई लाड भरे लहजे में कहा। ओके ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, फ़याज़ ने कहा। ओ शुक्रिया, ये डिनर फ़याज़ तुम कितने अच्छे हो, मैं लिबास चेंज कर लूँ, मारिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और फिर शरारत भरे अंदाज में फ़याज़ की कंधे पर हाथ रखकर उसने ज़रा सा हाथ को दबाया और फिर वो भागती हुई बाथरूम में दाखिल हो गई। और मारिया की इस हरकत से ही फ़याज़ का चेहरा गुलनार हो गया। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। यस ऑपरेटर एक्सचेंज, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, फ़याज़ बोल रहा हूँ, ब्यूरो ऑफिस का नंबर मिला। और फ़याज़ का लहजा यकलहत बेहद तहकुमाना हो गया। ओ यस सर। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने मोदबाना लहजे में कहा। यस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। चंद लम्हों बाद रिसीवर से एक आवाज़ उभरी। सुप्रिटेंडेंट फ़याज़ बोल रहा हूँ, मैं सरदार शेर ज़ुमान के कत्ल की तहकीकात के लिए दिलावरगढ़ जा रहा हूँ, मेरे दफ्तर में नोट करो। सुप्रिटेंडेंट फ़याज़ ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फ़याज़ ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे मारिया बाथरूम में से बाहर आ गई। उसने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था और बड़ी ताज़ा दम सी नज़र आ रही थी। आओ डियर, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और फ़याज़ एक सांस लेकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इमरान और टाइगर दोनों फनलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकले और टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद टैक्सी उन्हें एक खूबसूरत होटल में पहुंचा दिया। होटल के कमरे में रुककर और खाना वगैरह खाकर उन दोनों ने होटल से ही कार निकाली और ब्लू लाइट क्लब की तरफ रवाना हो गए, जहां के मुतालिक इमरान को मुहब्बिर ग्रेट रेजिमेंट ने बताया था कि मारिया और एंडरसन का खास अड्डा है। कार के मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने की थोड़ी देर बाद वो एक जदीद मगर इंतहाई खूबसूरत इमारत के कंपाउंड में जाकर रुक गए। तुम यहाँ हमारा इंतजार करोगे? इमरान ने नीचे उतरकर कहा। यस सर, ड्राइवर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। और इमरान तेज से कदम उठाता क्लब के मेन हॉल की तरफ बढ़ गया। टाइगर उसके साथ था। वो दोनों इस वक्त नए रूप में थे, लेकिन मेकअप एशियाई ही थे। दोनों के जिस्मों पर करीने के लिबास थे। क्लब के गेट पर मौजूद दरबान ने उन्हें झुककर सलाम किया और गेट खोल दिया और वो दोनों हॉल में दाखिल हो गए। हॉल की सजावट इंतहाई नफीस अंदाज में की गई थी और हॉल में मौजूद अफराद भी
फनलैंड की आला सोसाइटी के अशखास लग रहे थे। हाल में इंतहाई मध्यम और रोमांटिक अंदाज की रोशनी हो रही थी। हालांकि आधी से ज्यादा मेजें भरी हुई थीं, लेकिन माहौल इस तरह पुरसकून था जैसे हाल में कोई आदमी मौजूद ना हो। अलबत्ता कभी कभी हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे जाती थीं। एक तरफ इंतहाई खूबसूरत काउंटर था जिसके पीछे एक नौजवान लड़की खड़ी थी। लड़की के जिस्म पर भी करीने का लिबास था। क्या मिस मारिया से मुलाकात हो सकती है? इमरान ने काउंटर पर पहुंचकर लड़की से मुखातिब होकर कहा। मिस मारिया? ओ, वो तो मौजूद नहीं है, काउंटर गर्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कब तक आ जाएंगी? इमरान ने पूछा। ओ सर, इस बारे में आप सर सुपरवाइज़र आर्नल्ड से बात करें, वो इन मामला से बाखबर रहते हैं, लड़की ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने एक तरफ खड़े वेटर को बुलाया। इन साहिबान को सुपरवाइज़र आर्नल्ड के पास ले जाओ, उस वेटरस ने कहा। आइए सर, वेटर ने मोदबाना लहजे में कहा और इमरान उसका शुक्रिया अदा करके उस वेटर के पीछे एक राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा था जिस पर वाकई सुपरवाइज़र के नाम की प्लेट लगी हुई थी। वेटर ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। एक तरफ मेज़ के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने 6-7 मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन रखे हुए थे। उसने रिसीवर कान से लगा कर रखा और वो बातों में मसरूफ़ था। इमरान और टाइगर को अंदर आते देखकर उसने चौंक कर रिसीवर रखा और फिर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। काउंटर से उन्हें आपके पास पहुंचाने का हुक्म मिला है। वेटर ने उस अधेड़ उम्र आदमी से मुखातिब होकर कहा। जी फरमाइए, मेरा नाम आर्नल्ड है और मैं क्लब का सुपरवाइज़र हूं। आर्नल्ड ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वेटर वापस चला गया। मेरा नाम आज़म है और ये मेरे साथी हैं अरशद खान। इनका ताल्लुक काफिरिस्तान से है। हमने मिस मारिया से ज़रूरी मुलाकात करनी है। हमें उनसे इंतहाई ज़रूरी काम है, इमरान ने स्पार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तशरीफ़ रखिए, सुपरवाइज़र ने कहा और इमरान और टाइगर दोनों मेज़ की साइड पर रखी हुई आरामदा कुर्सियों पर बैठ गए। मिस मारिया गुज़श्ता 2 रोज़ से क्लब तशरीफ़ नहीं ले आई। शायद किसी काम में मसरूफ़ होंगी, वरना वो लाजमन तशरीफ़ लाती हैं। आर्नल्ड ने कहा। क्या आप हमारी रहनुमाई करेंगे कि फौरी तौर पर उनसे मुलाकात किधर हो सकती है? क्योंकि इस फौरी मुलाकात में हम ज़्यादा से ज़्यादा मिस मारिया का ही मुफाद है और हमने फौरी तौर पर एक्रीमिया भी जाना है। इमरान ने कहा। मैं मालूम करता हूँ, आर्नल्ड ने सर हिलाते हुए कहा और सामने रखे हुए नीले रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करना शुरू कर दिए। आर्नल्ड बोल रहा हूँ, ब्लू लाइट से मादाम मारिया से मुलाकात हो सकती है, आर्नल्ड ने बड़े मोदबाना लहजे में बात करते हुए कहा। ओह अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद उसने कहा और रिसीवर रख दिया। सॉरी जनाब, मादाम मारिया मुल्क से बाहर हैं और उनकी वापसी का अभी हतमी इल्म नहीं है कि कब वापस आएंगी, आर्नल्ड ने जवाब दिया। क्या आपने उनकी रिहाइशगाह पर फ़ोन किया था? इमरान ने पूछा। जी नहीं, रिहाइशगाह का तो मुझे इल्म नहीं। उनके एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर आस्कर, उनसे बात हुई है, आर्नल्ड ने जवाब दिया। और फिर तो ये बात मिस्टर आस्कर से हो सकती है। इस तरह हम फारिग हो जाएंगे। आप हमें इस मिस्टर आस्कर का पता बता दें, हम उनसे मिल लेते हैं और आपके ताउन का बेहद शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आस्कर एंटरप्राइज, 4th एवेन्यू, जोसेफ स्ट्रीट, आर्नल्ड ने फ़ौरन ही जवाब दिया। इमरान और टाइगर दोनों उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो होटल की कार में बैठे जोसेफ स्ट्रीट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। आस्कर एंटरप्राइज का शानदार दफ्तर एक अजीमुशान कमर्शियल प्लाजा में था। थोड़ी देर बाद उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर आस्कर के दफ्तर में पहुंचा दिया गया। आस्कर एक अधेड़ उम्र आदमी था जो अपने चेहरे, मोहरे और चाल ढाल से हालिस कारोबारी आदमी नजर आ रहा था। फरमाइए, आस्कर ने उन दोनों का इस्तकबाल करते हुए कहा। मिस मारिया से फौरी मुलाकात चाहिए, हमें बताया गया है कि वो मुल्क से बाहर हैं। इमरान ने मुसाफिहा करने के बाद मेज़ के सामने कुर्सियों पर बैठते हुए कहा। आपने ब्लू लाइट से फ़ोन कराया था? आस्कर ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? आस्कर ने गौर से उन्हें देखते हुए कहा। काफिरिस्तान से। क्या आपके सामने कोई राज की बात की जा सकती है, खासतौर पर ब्लैक टॉप के बारे में? इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। ओ तो ये बात है। ओ फिर तो आप उनके सेक्शन इंचार्ज फ्राइड से बात करें, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। मिस मारिया मेरी बिजनेस पार्टनर है। वो 2 रोज़ पहले उनका फ़ोन आया था कि वो मुल्क से बाहर जा रही हैं और बस, इससे ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है, आस्कर ने कहा और उसका लहजा बता रहा था कि वो दुरुस्त कह रहा है। मिस्टर फ्राइड से कहाँ मुलाकात हो सकती है? इमरान ने पूछा। मुझे उनके दफ्तर का तो इल्म नहीं, अलबत्ता मिस्टर फ्राइड की रिहाइशगाह का इल्म है क्योंकि मेरी एक बेटी उनकी हमसाई है, कपलिंग कॉलोनी, कोठी नंबर 8, आस्कर ने जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और उठकर वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद होटल की कार उन्हें लिए हुए कपिल कॉलोनी की तरफ बढ़ती जा रही थी। बॉस, क्या इस तरह हमारा जाना ठीक रहेगा? टाइगर ने अचानक बात करते हुए कहा। वो दोनों अपनी सीट पर बैठे हुए थे। हम इससे एक और पहलू पर बात करने जा रहे हैं, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और टाइगर खामोश हो गया।
थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार एक दरमियाने टाइप की कोठी के गेट के सामने जाकर रोक दी। इमरान ने नीचे उतरकर कार बेल्ट का बटन दबाया तो फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक आदमी बाहर आ गया। अपने हुलिया और लिबास से वो मुलाजिम लग रहा था। मिस्टर फ्राइड से कहो कि काफिरस्तान से उनके 2 मेहमान आए हैं। इमरान ने मुलाजिम से कहा। वो तो मौजूद नहीं है। मुलाजिम ने जवाब दिया, ओके, हम इंतज़ार कर लेते हैं। इमरान ने कहा और मुड़कर उसने ड्राइवर को वापस होटल जाने के लिए कह दिया। टाइगर भी कार से उतर आया था। ड्राइवर ने सलाम किया और कार बैक करके वो वापस चला गया। मुलाजिम ने उन्हें एक ओस दर्जे के ड्राइंग रूम में लाकर बिठा दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के इंतजार के बाद बाहर से फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी और वो लोग चौंक कर सीधे हो गए। जाहिर है अब मुलाजिम ने उनके बारे में बताना था। फिर कार पोर्च में रुकने और किसी की बातों की आवाज़ें सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक लंबे कदर भारी जिस्म का नौजवान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हैरत थी। इमरान और टाइगर दोनों उठकर खड़े हो गए। मेरा नाम फ्राइड है, मगर आने वाले ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो गौर से उन दोनों को देख रहा था। मुझे आजम कहते हैं और ये मेरे साथी हैं अरशद खान।